रिफ्रेश करना। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? हाँ, क्या हालचाल बच्चों? थोड़ा सा नीचे कर देना इसको। क्या हालचाल है? तो उन सभी बच्चों के लिए मैं आज आया हूँ जो कि क्लास 11th में हैं, अर्जुना जेई अर्जुना नीट बैच में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या अर्जुना जेई अर्जुना नीट से अपनी तैयारी शुरू करेंगे, या भारत के किसी भी कोचिंग से अपनी तैयारी करेंगे, क्लास 11th में आ गए हैं। देखो, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th जो होता है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको समझा दूँ कि चाहे मैं वो नीट का सिलेबस लूँ, चाहे मैं जेई का सिलेबस लूँ। बच्चों, अगर मैं नीट की बात करूँ तो नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं 45% 11th से आते हैं, 45%। और अगर मैं जेई की बात करूं, आईआईटी जेई की मैं बात करूं, तो आईआईटी जेई के अंदर 48% क्वेश्चंस आपके क्लास 11th से आते हैं। तो क्लास 11th उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 12th इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी कोई चीज रेशियो के अंदर, परसेंटेज के अंदर 40 को क्रॉस करती है ना, तो वो लगभग मान लो आधा ही हो गया। तो ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका क्लास 12th इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे मैं जेई की बात करूं चाहे नीट की। और ये 12th से भी ज्यादा डिफिकल्ट क्लास है। 11th और 12th बराबर की क्लास नहीं है, दोनों में से 11th ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं बताता हूं क्यों। तो 11th का जो सिलेबस है ना, वही इसका आंसर है। सबसे पहली बात, 11th का सिलेबस आपके जीवन का, पढ़ाई के जीवन का, आपके करियर का, एकेडमिक करियर का सबसे बड़ा जंप होता है, सबसे बिगेस्ट जंप होता है। अगर 10th क्लास का अगर मैं कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस आपका ले लूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कंप्लीट फिजिक्स को ले लूं, और अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर हो सकता है क्लास 11th के फिजिक्स के किसी एक या दो चैप्टर से। इतना बड़ा क्लास 11 के फिजिक्स का एक या दो चैप्टर होगा जितना क्लास 10th में आपने पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ी थी। तो डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो अचानक से बढ़ता है, इतनी बड़ी जंप आती है। जितनी फिजिक्स क्लास 10th में आपने पूरे साल पढ़ी थी, उतनी 11th के सिर्फ एक चैप्टर में या दो चैप्टर में बेटा आपको पढ़नी पड़ जाएगी। अब आप कहोगे 11th से 12th में भी तो सर ऐसा ही होगा, पर वो जंप बेटा इतना बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे जंप बहुत बड़ा है। दूसरी प्रॉब्लम है कि एक तो ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा हो गया भाई। आप अपने क्लास 10th के फिजिक्स के नंबर ऑफ पेजेस काउंट करना, कितने नंबर ऑफ पेजेस थे फिजिक्स की किताब में, और क्लास 11th के फिजिक्स के एक चैप्टर के नंबर ऑफ पेजेस काउंट करना, आपको डिफरेंस बेटा समझ में आ जाएगा। जितने पेजेस क्लास 10th की कंप्लीट फिजिक्स में थे ना, उतने ही पेजेस क्लास 11th के सिर्फ एक या दो चैप्टर की फिजिक्स में आपको मिलेंगे। सेम आपका केमिस्ट्री के साथ होगा, सेम मैथ्स या बायोलॉजी के साथ भी होगा। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि जंप बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि डेप्थ भी और ज्यादा हो जाती है। अब डेप्थ क्यों ज्यादा होती है? देखो, 10th तक आप पढ़ाई करते थे बोर्ड एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, प्रैक्टिस करा दी जाती है। लिमिटेड सिलेबस के अंदर लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। यहां डेप्थ क्यों बढ़ती है? क्योंकि क्लास 11th में भारत का मैक्सिमम बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, आईआईटी या नीट की तैयारी करने लगता है, और वहां क्वेश्चन बेटा काफी डेप्थ से आते हैं। आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहां क्या होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ो, और कॉन्सेप्ट के पास आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ करना पड़ता है। क्योंकि आईआईटी आपको पता है, आईआईटी एडवांस की बात करें तो डेप्थ से सवाल पूछता है, नीट की बात करें तो बेटा यहां बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। तो चाहे आईआईटी हो चाहे नीट हो, दोनों में डेप्थ की आपको जरूरत है। जेई मेंस की बात करें, आईआईटी के अंदर दो स्टेप होते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस। जेई मेंस के अंदर आपका सिलेबस कवरेज बहुत अच्छे से होना चाहिए, और एडवांस के अंदर अगर आपको 40-50% भी आता है तो वो बहुत डेप्थ में आना चाहिए। नीट की बात करें, नीट में पूरा सिलेबस आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, पर पूरे सिलेबस के अराउंड खूब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो दूसरा डिफरेंस आ जाता है डेप्थ की, अंदर तक पढ़ना है। अब क्लास 10 की तरह आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई? क्लास 10 में आपको याद है, लास्ट के 3 महीने में पढ़ा और बोर्ड के अंदर 90% आ गया। कितने लोग लिखते हैं कि मैंने 3 महीने में 90% लाया, मैंने 4 महीने में 90% लाया, पर यहां वो चीज पॉसिबल नहीं है।
यहाँ लास्ट के 3 महीने पढ़ के आपके परसेंटेज नहीं आने वाले, लास्ट के 3 महीने पढ़ के IIT या नीट का एग्जाम नहीं निकलने वाला। कुछ अटक रहा है, एक बार रिफ्रेश करना। तो आपका यहाँ पे ऐसे नहीं होने वाला है बेटा, यहाँ साल भर आपको उतना ही पढ़ना होगा। मतलब क्लास 10th में जितनी पढ़ाई बेटा आपने साल भर में की ना, उतनी पढ़ाई यहाँ 1 महीने में करनी है। वहाँ साल भर में जितनी फिजिक्स पढ़ी थी ना, या जितनी केमिस्ट्री साल भर में पढ़ी थी, उतनी केमिस्ट्री या फिजिक्स यहाँ 1 दिन में पकड़नी, रिफ्रेश कर दीजिए, करनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है बेटा, प्रेशर ऑफ फ्यूचर। अभी मान लो आप क्लास 10th में थे और क्लास 10th अभी आपने पास किया, तो भैया आपके चाहे 75% हो, चाहे आपके 80% हो, चाहे आपके 85 हो, या भले ही 95% हो। देखो कॉलोनी में बताने में, मोहल्ले में बताने में तो अलग बात होती है कि 90% आए हैं कि नहीं आए हैं, पर इन सभी परसेंटेज पे आपको साइंस तो मिल ही जाता है भाई। 80% पे भी साइंस मिल जाएगा, 95% पे भी साइंस मिल जाएगा। पर यहाँ पे क्लास 11th में बेटा ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको ये 80, 75, 90% ये नहीं है बेटा। यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका एक कट ऑफ है, वो क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। तो ये 75 से 90 जो भी आए, क्या होगा, साइंस मिल जाएगा। अगले साल उसी स्कूल में पढ़ना है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ आपको अगले साल चूज करना है कि भाई मेरे को IIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कौन सा IIT मिलेगा, मेरा नीट में कट ऑफ क्रॉस होगा कि नहीं, क्रॉस होगा तो क्या मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। यहाँ बेटा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं था कि 90% लाने के बाद ये कॉलेज में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास फ्यूचर प्लानिंग इतनी नहीं थी जितनी यहाँ पे आपके फ्यूचर के स्टेक्स हैं। इसको आप प्रेशर ऑफ फ्यूचर या आप स्टेक भी कह सकते हो कि बहुत हाई स्टेक अब आपका आ गया है जीवन का। अब यहां से आप जो पढ़ोगे, जो करोगे, वो आपके आने वाले अगले 4 साल का भी डिसीजन होने वाले हैं, जबकि क्लास 10th में ऐसा नहीं था। चाहे 75 लाओ, चाहे 90 लाओ, 11th पे पहुंच जाओगे, साइंस मिल जाएगा। पर यहाँ पे बेटा कट ऑफ क्रॉस करना होगा। अगली प्रॉब्लम बेटा आती है स्कूल और कोचिंग को साथ साथ मैनेज करने की। आप कहोगे सर वो तो मैंने 10th क्लास में भी किए, 9th में भी किए। बेटा जब आप 9, 10th में थे ना, तो स्कूल का सिलेबस, कोचिंग का सिलेबस सेम रहता था। दोनों लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ाते थे, दोनों लोग स्कूल की किताबों से पढ़ाते थे। यहाँ बेटा ऐसा होना बंद हो जाएगा। बहुत से लोग ने ये चीज़ देखी होगी कि भाई स्कूल का सिलेबस कुछ और चल रहा है, स्कूल तो भाई पढ़ाएगा आपको बोर्ड के हिसाब से, स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से, और कोचिंग का सिलेबस एकदम ही अलग चल रहा है। कोचिंग वाले आपको भैया रोज आपको DPP दे रहे हैं, रोज आपको होमवर्क दे रहे हैं। जितने बच्चे भी अर्जुना बैच के अंदर है वो भी ये बात समझ रहे होंगे कि अर्जुना बैच में जो पढ़ाई हो रही है, क्लास 11th का फिजिक्स वाला का जो अर्जुना बैच है, चाहे वो JEE का हो चाहे नीट का, उसमें जो पढ़ाई हो रही है वो IIT को टारगेट करके, नीट को टारगेट करके हो रही है। पर स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वो स्कूल के एग्जामिनेशन के हिसाब से। अब भाई स्कूल का मास्टर मान लो आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा है, चैप्टर नंबर 3, कोचिंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अर्जुना बैच के अंदर IIT के लिए तैयारी करने आते हो, आप स्कूल की तैयारी करने नहीं आते। तो स्कूल और कोचिंग का सिलेबस एकदम डिफरेंट चलेगा और उसको बैलेंस करना बेटा बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। 9, 10th में आपने ये चैलेंज अभी तक नहीं फेस किया था, पहली बार 11th में आप ये चीज़ फेस करते हो कि स्कूल के एग्जाम्स एकदम अलग चल रहे हैं, कोचिंग का सिलेबस एकदम अलग चल रहा है, कोचिंग में भी अलग टेस्ट चल रहा है, कोचिंग का टेस्ट IIT और नीट को फोकस करके हो रहा है, स्कूल का टेस्ट जो हो रहा है वो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से हो रहा है, स्कूल अपने प्रोजेक्ट दे रहा है, असाइनमेंट दे रहा है, कोचिंग अपनी DPP, अपने असाइनमेंट, अपने टेस्ट लेगा। तो बेटा यहाँ पे आपको दोनों चीज़ मैनेज करनी पड़ती है जो कि टफ हो जाती है। अब इसमें यही कहूँगा जो बच्चे IIT या नीट की तैयारी नहीं करना चाहते और फिर भी उनको कोचिंग की ज़रूरत है कि यार स्कूल में इतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, उनके लिए फिजिक्स वाला में एक उदय बैच भी है। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो अर्जुना बैच मत लेना, मैं आपको बोलूंगा। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो उदय बैच में आप जाना। उदय बैच में हम लोग NCERT से पढ़ाते हैं, बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, पर अर्जुना बैच बेटा वही बच्चे हैं जो सीरियस हैं एकदम IIT और नीट की तैयारी के लिए। वहां हम स्कूल सिलेबस का ध्यान बेटा नहीं रखेंगे। जो भी चीज़ कंपटीशन में आती है, जो भी चीज़ नीट का सिलेबस है, जो भी चीज़ IIT मेंस और IIT एडवांस का सिलेबस है, वही पढ़ाएंगे, अपने स्ट्रक्चर से पढ़ाएंगे, क्योंकि टारगेट है उस कंपटीशन को निकालना, टारगेट है डॉक्टर बनना, टारगेट है IITian बनना। अगली बात बेटा आती है स्पीड टीचिंग, जहां क्लास 10th में आप देखते हो कि टीचर आराम आराम से आपको पढ़ा रहा था, आप भी आराम आराम से पढ़ रहे थे। क्लास 11th में बहुत सारे बच्चे जो अर्जुना बैच के अंदर आते हैं या किसी भी कोचिंग जाते हैं, वो बोलते हैं कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं टीचर्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, इतनी स्पीड में पढ़ा रहे हैं सर, सर से कहिए धीमे धीमे पढ़ाएं। बेटा मैं तो जाके अर्जुना बैच के सारे टीचर से बोल दूं कि सर क्लास 11th वालों को IIT की तैयारी खूब धीमे धीमे कराओ, पर आप ये समझो कि टाइम तो बहुत लिमिटेड है। मैंने आपको क्या समझाया, जितना आप क्लास 10th में पूरे साल में पढ़ते हो, पूरे साल में जितना आप क्लास 10th में पढ़ते हो, अर्जुना बैच के अंदर आपको 25 से 30 दिन के अंदर उससे ज्यादा पढ़ाई करनी है। अब सोचो, अब सोचो,
उसके बाद बच्चे कंप्लेन करते हैं नहीं सर अर्जुना बैच में ना बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं। बेटा टाइम ही कम है ना, हमारी भी मजबूरी है, टीचर की मजबूरी है, टाइम ही कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो जो बच्चा सोच रहा है मैं धीमे धीमे आराम से पढ़ूंगा, इधर उधर से यूट्यूब के 4 वीडियो देख लूंगा, मैं अपनी पेस पे पढ़ाई करूंगा, बेटा आप अपनी पेस पे करोगे 6 महीने बाद आपके 2-2 चैप्टर होंगे। लास्ट में बेटा फिर आपका कवर नहीं हो पाएगा, फिर आपको लगेगा नहीं मैं 12th में कवर कर लूंगा। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं, नीट में 11th का 45% वेटेज है और IIT के अंदर 11th का 48% वेटेज है। तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको बेटा स्पीड बनानी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो, बोर्ड की तैयारी करना चाहते हो, बेटा वो भी आपकी मर्जी है, वो भी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी फिजिक्स वाला खड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम IIT नीट की तैयारी कराते हैं, आपको बोर्ड में हेल्प चाहिए उसके लिए भी हम उदय बैच में आपको बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं। बट अगर आप कंप्लेन करते हो, चाहे अर्जुना बैच के लिए कंप्लेन करो, चाहे आप बाहर कोचिंग कंप्लेन करो कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो बेटा वो मजबूरी है। जितनी पढ़ाई 10th में साल भर की, उतनी पढ़ाई यहाँ पे आपको 1 महीने के अंदर करनी है। तो आपको बेटा अपने हिसाब से भी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। वाई? बिकॉज टाइम लिमिटेड है और सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट। तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, स्पीड में करनी पड़ेगी, इसका कोई आंसर नहीं है। दूसरी बात बेटा मैं आपसे करूँ, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हम सुबह पढ़ें या रात में पढ़ें। बहुत से बच्चों का सवाल होता है सर हम दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, सर हम रात में कब सोएं, हम सुबह कब उठें, सर सुबह उठ के हम पहले पढ़ाई कर लें कि रात में लेट नाइट तक पढ़ाई कर लें। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो पहले नाइट स्टडी पे आ जाते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको रात में पढ़ना पसंद है और आप परेशान नहीं हो, मैं वो दादाजी नहीं हूँ घर का या आपके पिताजी माताजी भी नहीं हूँ, तो मैं आपको समझता हूँ, आपकी फीलिंग समझता हूँ। आपको रात में ज़्यादा समझ में आता है, अच्छी बात है। अगर आपको नाइट में ज़्यादा समझ में आता है तो आप नाइट स्टडीज़ करिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि भाई स्कूल जाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अटेंडेंस एडजस्ट हो जाएगी। कुछ ऐसे हैं नॉन अटेंडिंग स्कूल में हैं, तो वो कहते हैं कि हम रात में पढ़ना चाहते हैं, सर मेरा कंसंट्रेशन ज़्यादा बनता है। वेल एंड गुड। फिर भी एज अ टीचर मैं लास्ट में आपको ये एक सजेशन दूंगा अपनी तरफ से कि मॉर्निंग की पढ़ाई बेटर होती है। मैं थोड़ा समझाता हूँ। रात में पढ़ रहे हैं, रात के 1-2 बज गए हैं, बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, उठे यार क्या करें यार, कुछ खा लेते हैं, है ना। फिर किचन में गए, क्या खाएं, रात में कुछ खाना रखा है, थोड़ी सब्जी उठाई खा ली, है ना, मैगी रखी घर में, मैगी बनाई खा ली। वापस आए स्टडी टेबल पे अपने बैठे, चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेते हैं, फिर लग गए भाई इंस्टाग्राम पे, और फिर रात का सन्नाटा इंस्टाग्राम पे फंस गए, अपनी थॉट्स में फंस गए, सोच विचार में फंस गए, किसी लड़का किसी लड़की के बारे में सोचने लग गए। अचानक से किसी मूवी का, किसी वेब सीरीज का शॉर्ट देख लिया, वो देखने बैठ गए। यूट्यूब पे कुछ भी रैंडम सर्च किए जा रहे हैं। और होता ऐसा है कि 2 बजे आपने छोटा सा ब्रेक लिया था रात को आधे घंटे का, और फिर आप सो रहे हो सुबह 4 बजे जाके, सुबह 5 बजे जाके। ऐसे में ये टाइम जो वेस्ट हुआ ना, ये अगले दिन आपको बेटा बहुत गिल्ट देता है। सुबह उठ के आपको लगता है ये टाइम क्यों वेस्ट हुआ। तो सर ये तो दिन में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, पर दिन में आपके जो हम और आप हम जैसे घरों से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, तो घर में जगह कम होती है, तो माता पिता आसपास टहलते होते हैं, वो देख लेते हैं, तो आपको मना कर देते हैं कि भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हो। आपको डर होता है कि लोग देख रहे हैं। रात में वो डर खत्म हो जाता है, किसी के गाइडेंस में नहीं होते हो। अभी आप छोटे बच्चे हो, थोड़े से कोई देख नहीं रहा है आपको, तो आप अपनी मनमानी करते रहते हो और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो बेटर है कि अगर आप सुबह पढ़ लो, बट हाँ अगर किसी का नाइट का शेड्यूल है और बहुत एडमेंट हो बेटा, तो आप नाइट में भी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। अब स्लीप आवर्स के ऊपर बहुत होता है। कई लोग बोलते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ, कई बोलते हैं मैं 5 घंटे सोता हूँ। कई वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, सिर्फ 4 सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो जब जीवन में 4 घंटे सोते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप कम से कम 7 आवर की स्लीप लो। 7 आवर मिनिमम आपको सोना है। ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ बेटा, 7 घंटे सोओगे तभी तो दिमाग चलेगा। आप IIT की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अर्जुना बैच के अंदर रोज आपकी 4 घंटे की ऑनलाइन क्लास हो रही है, उसके बाद उसकी आपको DPP मिल रही है, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो भी तो आपको बनाने हैं। अगर दिमाग फ्रेश नहीं रहा तो आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होंगे। तो 4 घंटे सोने से आपको लगता है कि मेरे पास बहुत टाइम बच गया, बेटा क्या फ़ायदा, आपकी उसमें एफिशिएंसी ही नहीं है, आप एफिशिएंट ही नहीं हो, दिमाग ही नहीं चल रहा है, थका हुआ दिमाग है, सोते हुए बैठे हुए हैं, एकदम डीमोटिवेटेड से नहीं हो रहा है सवाल अरे दिमाग में, तो आपने अपनी एफिशिएंसी खराब कर ली। क्या 7 घंटे सो के भी IIT निकल सकता है बेटा? 8 घंटे सो के भी निकल सकता है। ये सारे मिथ हैं। पता नहीं आपके अगल बगल कोई IIT वाले भैया होंगे, टॉपर भैया होंगे, किसी इंटरव्यू में आपने देख लिया होगा मैं सिर्फ आई ओनली स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स, आई ओनली स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स, मैं सिर्फ 6 घंटे सोया, 5 घंटे सोया। मत मानिएगा। एक बच्चा था वो कश्मीर वाला, उसने वीडियो में हमारे इंटरव्यू में बताया था, बेचारा जो पेंटर था, उसने बोला था मैं 3 घंटे सोता हूँ। उसकी मजबूरी थी बेटा,
उसको काम करना था, घर के लिए पैसे कमाना था। अगर आपकी ये मजबूरी नहीं है तो 4 घंटे किसी फैशन में नहीं, कम से कम 7 घंटे या 8 घंटे की आप स्लीप जरूर लें। आपका दिमाग बढ़िया चलेगा और आपकी ज़िंदगी भी लंबी होगी। जो लोग 7 से 8 घंटा सोते हैं वो हेल्दी भी रहते हैं। अगली बात है बेटा फर्स्ट स्टार की। अब सुबह उठ के आपने पहले घंटे में जो काम किया वो ये बताता है कि आप लाइफ में किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सीरियस हो। अब सोचो, दिन की शुरुआत हुई, जीवन की शुरुआत हुई और सुबह उठते ही एक बच्चा सबसे पहले मोबाइल निकालता है कि देखें यार किसके व्हाट्सएप मैसेज आए, देखें यार इंस्टाग्राम पे पिछली फोटो पे कितना लाइक हुआ है, देखें यार उस लड़की की फोटो पे किसी और लड़के ने आके कमेंट तो नहीं कर दिया है, देखें यार कोई उससे तो नहीं बात कर रहा है। तो आपकी प्रायोरिटी दिख रही है उससे लाइफ की, कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपके दिमाग में ना IIT आया, ना नीट आया, ना माँ बाप आए, सबसे पहली चीज क्या आई कि यार व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया कीजिए। इससे बेटा आपकी लाइफ के फ्यूचर डिफाइन हो रहा है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले क्या सोचते हो। तो बेटा जिंदगी का फर्स्ट स्टार, लाइफ का फर्स्ट स्टार, हर सुबह का फर्स्ट स्टार, यही बेटा डिफाइन करने वाला है हु यू आर। यही बताता है कि आप असली में कौन हो। बाकी जितना बेटा आप नाटक कर लो, झूठ बोल लो, दुनिया से झूठ बोलो, खुद से दिन भर झूठ बोलो कि नहीं यार मैं IIT के लिए सीरियस हूं, अगर सुबह उठते ही आप सबसे पहले स्क्रीन टाइम स्टार्ट कर देते हो मोबाइल स्क्रॉल करना, इसका मतलब है आपके दिमाग की प्रायोरिटी कुछ और है। और सुबह उठते ही आपने एक बार मोबाइल उठाया तो आपने आधा 1 घंटा जो प्रोडक्टिव अपना वेस्ट किया, तो आपने पूरे दिन के लिए प्रेसिडेंट, पूरे दिन के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था। अब सोचो सुबह उठते ही भले स्कूल का शेड्यूल है या स्कूल का शेड्यूल नहीं है, जिसके पास स्कूल का शेड्यूल है उसके पास भाई स्टार्टिंग में हो सकता है आधे घंटे हो सुबह के, जिसका नहीं उसके पास तो पूरा ही समय है सुबह उठ के। सुबह उठ के आप पिछली क्लास का अगर रिवीजन कर रहे हो, क्या मोटिवेशन रहेगा आपके अंदर, क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा, कितनी आपके अंदर गिल्ट नहीं आएगी, कितना आप अपने आप को फील करोगे कि मैं कितना डिसिप्लिन हूं, कितनी पॉजिटिविटी और कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा अगर सुबह उठते ही आपने पिछली क्लास कब की, भाई कल अर्जुना में क्या पढ़ाया था, कल फिजिक्स वाले मास्टर ने क्या पढ़ाया था, चलो उसको रिवाइज कर लेता, कल क्लास में क्या DPP मिली थी, सुबह उठ के DPP लगा रहे हैं। ये डिफाइन करता है बेटा कि आप अपने सबसे पहले जीवन का सबसे फर्स्ट स्टार आप किसको देते हो। जिसको आप देते हो आप उसी को हो बेटा, और आप जीवन में वही बनना चाहते हो। इसके बाद बेटा आती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को प्रायोरिटाइज करना। यहां बहुत लोग गलती करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टार मैंने बताया ना, फर्स्ट स्टार डिफाइन करता है कि आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो। सुबह उठ के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चलता है, व्हाट्सएप चलता है, मोबाइल चलता है, या IIT चलता है, नीट चलता है, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, कल ऑनलाइन लेक्चर में क्या हुआ था, या मेरी ऑफलाइन कोचिंग में कल क्या हुआ था, क्या DPP मिली। इसी तरह से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को जीवन में प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटी बनाना कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप सुबह उठे, आपने कहा कि यार कल मेरे को मान लेते हैं कोई अर्जुना JEE में कह रहे, कल यार अर्जुना JEE में ना फिजिक्स में बहुत टफ टॉपिक पढ़ाया था और बहुत इंपॉर्टेंट है, सर ने बोला यहां से हर साल 2 क्वेश्चन आता है, इस लेक्चर के अंदर से 2 क्वेश्चन आता है। टीचर्स बताते हैं कई बार कि यहां से डेफिनेट सवाल आएगा, तो आपको लगता है यार ये तो रिवाइज करना है, पर आप हमेशा क्या करते हो कि इसको ना बाद में करेंगे, पहले इजी वाला काम कर लेते हैं सुबह सुबह। तो जब भी बेटा आपको प्रायोरिटाइज करना हो तो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, जिसका मोस्ट वेटेज हो जीवन में, उसको पहले कर लो। वरना क्या होता है, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है मन में कि इसको बाद में करेंगे, और दिन भर आपके जीवन में एक बोझ, पूरे टाइम आपके दिन भर आपके दिमाग में एक बोझ बना है कि यार ये करना है, इसको शाम में 6 बजे करना है, फिर 5 बज गया उसके बाद सोचा यार इसको 7 बजे कर लेंगे, फिर 7 बजे आया यार इसको 9 बजे कर लेंगे, और अब रात हो गई, अब टेंशन स्टार्ट हो गई है, अब आप पैनिक कर रहे हो कि तो रात में कोई नहीं पाएगा, अब कैसे करें। तो आपको प्रायोरिटाइज करके अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिन में पहले करना है। जो लोग स्कूल नहीं जाते, सुबह से शुरू कर दो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्लास में आपको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है, आज दिन भर में ये तो मुझे करना ही था, मेरी मैथ्स वीक है तो मुझे मैथ्स का ही चैप्टर करना ही था। जो चीज़ें बेटा आपकी वीक हो और जिसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस हो, उसको पहले करें बेटा। पढ़ाई में ये नहीं कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, वो पेपर में करना होता है। पेपर में जो टॉपिक वीक है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं, पर पढ़ाई करते वक्त बेटा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है और आप उसमें वीक हो तो उसको पहले कर लो। दिमाग से स्ट्रेस निकल जाएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा कि यार वो डिफिकल्ट चीज तो जो थी वो मैं सुबह सुबह खत्म कर दिया, या दोपहर में स्कूल से आते ही सबसे पहले डिफिकल्ट चीज मैंने खत्म कर दी, अब क्या बचा है, आसान आसान बचा है, अब तो सब हो जाएगा। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन भी आता है, आपके दिमाग से बोझ हट जाता है, आप मोटिवेटेड रहते हो बेटा, आप पॉजिटिव रहते हो। और बहुत ज्यादा ये सारी ह्यूमन बीइंग की गलती है कि अपने टास्क लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम वो टालता रहता है, हमेशा टालता रहता है, इसको बाद में, इसको बाद में। जैसे इस टाइम बेटा आप IIT की तैयारी को टाल रहे हो, करना है आपने डिसाइड किया है, अभी नहीं यार, अभी तो 10th से पास हुए हैं, आराम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे,
क्लास 11th का बच्चा जो सबसे बड़ी गलती करता है बेटा, सबसे बड़ी मिस्टेक, वो होता है अपना स्टार्ट डिले करना, कि अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, अभी तो हम सीनियर हुए हैं। एक आ जाता है ना, हम सीनियर हो, अब आराम से 11th स्टार्ट करेंगे, 10 दिन बाद शुरू करेंगे। क्यों भाई? क्या आपके लिए IIT इंपॉर्टेंट नहीं, नीट इंपॉर्टेंट नहीं? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप कहते हो, आप खुद ही बोलते हो कि नहीं सर मेरे लिए IIT बहुत इंपॉर्टेंट है, सर मुझे नीट एग्ज़ाम निकालना है, फिर मैं कहता हूँ आपने स्टार्ट की तैयारी, नहीं सर 15 तारीख से शुरू करेंगे, बेटा फिर आप मक्कार हो, फिर आप मक्कार हो बेटा, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। जो आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बोल रहे हो मैं बाद में करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, 15 दिन बाद करूंगा। और मैं साथ साथ बता रहा हूं, जितनी पढ़ाई बेटा तुमने 10th के पूरे क्लास में की थी, उतनी पढ़ाई 11th में 20 दिन में होती है। आपने अगर 1 महीना भी लेट की तैयारी स्टार्ट करना, आप बेटा बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे। अब तो क्या चल रहा है, जुलाई खत्म हो रहा है बेटा, अगस्त आने वाला है, अप्रैल मई जून जुलाई, आप 4 महीने पहले से पीछे हो बेटा। यहां अर्जुना बैच में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे मैं बात करता हूं, कहते हैं सर 3 क्लास मिस हो गई, इतना बैकलॉग हो गया, कवर नहीं हो पा रहा है। आप बेटा अगर 4 महीने पीछे हो तो सोचो, बच्चे बेटा बहुत दिल जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिल जान लगा के। सर अब नहीं हो पाएगा कि 4 महीने निकल गए हैं, सर अब 4 महीने निकल गए, सर अब मैं तैयारी कर लूं, सर आज स्टार्ट करूं, सर आज से स्टार्ट करूं तो हो जाएगा, सर प्लीज बोल दो कि अभी भी चांस है हो जाएगा, मैंने बोल दिया हो जाएगा। अब पता है तुम क्या बोलोगे? पता है क्या बोलोगे? सर मंडे से स्टार्ट करें। शीशे के सामने खड़े होके बेटा एक बार दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना कि कितनी मक्कारी कर रहे हो, कितनी। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं, और पिछले 1 हफ्ते से मैं सिर्फ क्लास 11th के ही बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि इस साल का IIT का रिजल्ट, नीट का रिजल्ट, पिछले साल का IIT का रिजल्ट, नीट का रिजल्ट, बेटा मैं जितने IIT रिजल्ट से मिला हूं, जितने नीट रिजल्ट वाले बच्चों से मिला हूं, जितने बच्चे IIT दिल्ली जा रहे हैं, IIT रुड़की जा रहे हैं, IIT BHU जा रहे हैं, IIT बॉम्बे जा रहे हैं, किसी भी IIT में जा रहे हैं, उन सभी से जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूं और उनसे बात कर रहा हूं, बता रहे हैं मैं पहले अर्जुना में पढ़ता था, फिर मैं लक्ष्य में पढ़ता था। जो बच्चा नीट में इस साल सेलेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहा है, एम्स जा रहा है, उससे पूछो सर मैं अर्जुना नीट में था, उसके बाद लक्ष्य नीट में था। ऐसे बच्चे मुझे बहुत कम मिले जो बोल रहे हैं कि मैंने लक्ष्य बैच से तैयारी स्टार्ट की, यानी मैंने क्लास 12th से IIT की तैयारी स्टार्ट की और मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत कम मिल रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, 90 to 95% जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उन्होंने क्लास 11 से तैयारी शुरू कर दी। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 9-10 से तैयारी स्टार्ट की थी, मैं वो नहीं कह रहा हूं आपको। 11 से तैयारी स्टार्ट करके सिलेक्शन ईजिली हो सकता है, पर आप डिले करते हो। अभी आप यही पूछोगे सर अभी चांस है, अभी सर स्टार्ट करें तो हो जाएगा, सर अभी अर्जुना बैच ले ले तो हो जाएगा, या व्हाट्सओएवर किसी भी कोचिंग को अभी ज्वाइन करें तो हो जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है, अभी टाइम बाकी है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। फिर आप यही बोलोगे सर आज ना फ्राइडे हो गया है, मंडे से शुरू करते हैं, मंडे से। बेटा फिर आप बहुत बड़ी चोरी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को बेटा लाइफ में प्रायोरिटाइज करो और उसको अभी करो, आज करो। तो आपके पास दिन में जो सबसे टफ काम है उसको पहले करो। नेक्स्ट बात बेटा, प्रायोरिटीज। अब मैं आपको एक काम देता हूं, आप सब एक लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। बेटा एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है लॉन्ग टर्म। तो ईयर वाली को मैं बोल देता हूं लॉन्ग टर्म। अभी बेटा आप काम करो, आपके पास पेन कॉपी है वरना मोबाइल है, या अपने दिमाग में सोचना स्टार्ट कर दो कि मेरे लिए लाइफ में इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, और उसको लिस्ट में लगाओ 1 2 3 4 5 6। जल्दी से लगाना स्टार्ट करो कि प्रायोरिटी 1 पे ये है। एक्चुअली हम लोग तो प्रायोरिटी 0 बोलते हैं, फिर प्रायोरिटी 1 बोलते हैं, फिर P2 बोलते हैं, P3 बोलते हैं, P4 बोलते हैं, ऐसे होती है बेटा। P0 को बोला जाता है टॉप प्रायोरिटी एकदम। तो इस साल आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज हैं, इनको जरा लिस्ट में जल्दी से लगाओ कि नंबर 1 पे ये, नंबर 0 पे ये, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। जरा जल्दी से अपनी प्रायोरिटी को एक बार लाइन से लगाओ कि P0 ये, P1 ये, P2 ये, P3 ये, P4 ये। जल्दी से अपनी प्रायोरिटी को लगा लिया, लगा लिया। बताओ क्या लगाया भाई आपने, क्या आपकी प्रायोरिटी? सर डिस्काउंट पे बैच नहीं मिलेगा। बेटा PW के ऑनलाइन बैच इतने सस्ते हैं, डिस्काउंट भी आता ही रहता है आए दिन। लगा लिया, लगा लिया आपने P1 ये, P2 ये। तो भाई हमने लिखा होगा कि हमारी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी ये है। मैं नहीं लिखूंगा बेटा, किसी की प्रायोरिटी
उसके माँ बाप हो सकते हैं, किसी के घर में हो सकता हो मम्मी की तबीयत नहीं सही हो तो मम्मी की तबीयत प्रायोरिटी, किसी की खुद की हेल्थ नहीं सही है तो उसकी हो सकता हो वो प्रायोरिटी हो, सबकी अपनी अपनी हो सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी इस साल की ये, सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड प्रायोरिटी ये, फोर्थ प्रायोरिटी ये, ऐसे आपने लगा लिया होगा। P1, P2, P3, P4, फिफ्थ प्रायोरिटी ये ऐसे लगा लिया होगा। लगा लिया है ऐसे 5 प्रायोरिटी कम से कम लगा लिए सबने अपनी, लगा लिए 5 प्रायोरिटी। अब मैं आपको बताता हूं जितने बच्चों ने 1, 2, 3, 4, 5 प्रायोरिटी लिखी है बेटा, आपकी कुछ प्रायोरिटी नहीं है जीवन में, आप खाली हो बेटा, एमलेस हो। अगर आपकी एक साल में 5 चीजें प्रायोरिटी में चल रही है तो बेटा आपकी कुछ प्रायोरिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिस बच्चे की ये लिस्ट 3 से आगे जा रही है बेटा, आपको आज रात में अपने साथ अकेले 2-3 घंटे बिताने, अपने साथ बेटा, खुद के साथ जियो, खुद को पहचानो। इस मोबाइल को थोड़ी देर अपने जीवन से दूर फेंक दो, थोड़ी देर खुद से बात करो यार। आजकल की जनरेशन ना खुद से बात करना ही भूल गई है। इस मोबाइल फोन को दूर फेंक के 2 घंटे बैठ जाओ और अपने दोस्त बन के खुद से बात करना शुरू करो। मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ मैं जीवन में, क्या अस्तित्व है मेरा। हाथ कांपेगा, फोन की तरफ भागेगा, नहीं था फोन दूंगा। फिर खुद से पूछो कौन हूँ मैं, क्या चाहता हूँ। दिमाग पे बोझ पड़ेगा, दिमाग भागना चाहेगा एक्सरसाइज से, दिमाग को पकड़ो कि नहीं भाई आंसर करना पड़ेगा, ये मेरे एग्जिस्टेंस का सवाल है, मेरे अस्तित्व का सवाल है। व्हाट डू आई वांट इन माय लाइफ। 2-3 घंटे में आपके अंदर से आंसर्स आना शुरू होंगे। अपने साथ वक्त बिताओ बेटा, खुद के साथ वक्त बिताना आपने बंद कर दिया है। पूरे टाइम आपको एक फोमो होता रहता है कि क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या चल रहा है आपको बेटा यही नहीं पता है। जैसे ही अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे, क्या ये क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी फिक्र है क्या, तुम मेरे से बात कर रहे हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मुझे क्या चाहिए, तुमने भी कभी नहीं सोचा, हम दोनों ने नहीं सोची ये बातें, चलो आज सोचते बेटा। आप अपने इस साल की प्रायोरिटी डिसाइड करो। जो इंसान जीवन में अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता वो कुछ भी अचीव नहीं करेगा बेटा, उसको क्लैरिटी ही नहीं कि क्या करना है। जो इंसान सुबह उठता है और फ्री माइंड से कि आज सुबह उठे आज क्या होगा ये दुनिया डिसाइड करेगी बेटा, उसको दुनिया ही चलाती है। या तो बेटा जीवन में आप अपने फैसले खुद से ले लो या दुनिया तुम्हारे लिए फैसला लेना शुरू कर देगी। इधर स्टार्ट वर्किंग फॉर योर सेल्फ और यू विल एंड अप वर्किंग फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर अदर्स। दुनिया के लिए काम कर रहे हो, स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ओन सेल्फ और यू विल एंड अप वर्किंग फॉर समवन एल्स ड्रीम। किसी और के सपने को पूरा करने लग जाओगे। यू विल बी ड्रिवन बाय अदर्स। अपने लाइफ के फैसले लो, अपनी प्रायोरिटी बनाओ कि इस साल मुझे ये करना है। और मुझे लगता है जितने बच्चे सीरियस हैं और सेशन में आए हैं सबकी प्रायोरिटी बहुत क्लियर है कि भाई किसी की प्रायोरिटी है मेरे को इस बार आईटी निकालना है, किसी की प्रायोरिटी मेरे को नीट का एग्ज़ाम निकालना है, या किसी की प्रायोरिटी हो सकती है मेरे को बोर्ड्स के अंदर 95% लाने हैं, किसी की प्रायोरिटी हो सकती है मेरे को यूपीएससी की तैयारी अब शुरू करनी। तो करिए ना बेटा, कौन रोक रहा है आपको अपने सपने पूरा करने से। मैं यहाँ खड़ा हूँ, इतने सस्ते सस्ते बैचेस है, आप आसानी से अपनी प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं है पैसा बैच खरीदने का, आप यूट्यूब से पढ़ाई करना शुरू करिए, पर शुरू करिए बेटा, टालिए मत चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी। दूसरा बेटा होता है, एक तो हो गई ईयर लॉन्ग प्रायोरिटी कि ईयर लॉन्ग आपने प्लानिंग कर ली। दूसरी चीज़ बेटा आपको और क्या करनी होगी ईयर लॉन्ग में कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बेटा, थोड़ा सा एक तो बेटा आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है इस ईयर की, सेकंड ये है, थर्ड ये है, डिसाइड हो गया। 3 से ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए, पहली हो जाएगी ऑफकोर्स आपकी बेटा इस उम्र में पढ़ाई होनी चाहिए, आईआईटी, नीट, बोर्ड का एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी। दूसरा बेटा आपकी प्रायोरिटी पे पेरेंट्स होने चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स का समय बिताना है, उनकी हेल्थ का ध्यान देना है, उनकी उम्र बढ़ रही है मैं उनको। और तीसरा बेटा आपकी खुद की हेल्थ। इसके सिवा आपकी कुछ प्रायोरिटी बेटा टॉप पे हो ही नहीं सकती। इससे ये आपका काम हो गया जीवन का, ये आप खुद हो गए बेटा, और ये वो जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको लग रहा है कि आप पूरा दिन दोस्तों के साथ रहते हो, ये आपका भाई है, वो आपके दोस्त हैं, वो आपकी दोस्तनी है, वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्शन होता है। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल। जिस दिन आप दुनिया में नहीं रहोगे बेटा, सबसे ज़्यादा किसको फ़र्क पड़ेगा? आपके माँ बाप को, आपके परिवार को।
तो यही है बेटा सच्चा प्यार, यही है और कुछ नहीं सच्चा प्यार है, यही है ट्रू लव और कहीं नहीं है ट्रू लव। ये सब आप जीवन के साथ समझ जाओगे। दूसरी चीज़ बेटा, आप अपने ईयर कैलेंडर को जरा सोचना शुरू करो कि आपके ईयर का कैलेंडर कैसा दिख रहा है, कि कब आपके मिड टर्म एग्जाम होने हैं, कब आपके फाइनल एग्जाम होने हैं, कब स्कूल में फंक्शन होने वाला है, एनुअल फंक्शन होता है, कोई फेस्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है। और लिखो इस चीज़ को, आज बैठ के डायरी में लिखो कि ये मेरा मिड टर्म एग्जाम 10 दिन जाएंगे इसमें, ये मेरे फेस्ट होने वाले है स्कूल में, ये यहाँ पे कोई शादी आने वाली है किसी की, यहाँ पे ऐसा मेरा बर्थडे का दिन होगा, यहाँ पे मेरे फाइनल एग्जाम होंगे। और उसके साथ साथ उसमें लिखो कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन उस वक्त आपके पास आएंगे। इससे क्या होगा बेटा, कोई खतरा अगर आपको पहले से पता होता तो आप उसके लिए तैयार होते। सबने वो देखा होगा कि कोई इंसान अचानक से कमरे में घुसा और कोई बगल में खड़ा हुआ दरवाजे के पीछे ऐसे भाव कर देता है, तो इंसान ऐसे डर जाता है। फिर उसी से बोलो कि वापस बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, अगली बार वो भाव, वो कहता है ठीक। क्यों? क्योंकि उसको इस बार पहले से पता है आप डराने वाले हो। तो जब आप बेटा किसी अनकही अनजानी मुसीबत के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहते हो तो आपके रिएक्शन बेटर होते हैं। तो आप पहले से ये चीज पेन डाउन कर लो, लिख के रख लो कि भाई ऐसा है, स्कूल में फंक्शन होने वाला है, उसमें दोस्त बोलेंगे जाने को पर मेरे को नो बोलना है, मैं ये बहाना मार के निकल जाऊंगा। भाई स्कूल में ऐसा होने वाला है, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं जाऊंगा। भाई मिड टर्म एग्जाम आएंगे, मेरे को स्कूल की तैयारी करनी पड़ेगी, इस 10 दिन आईटी की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो इसकी जो भरपाई है वो पहले कर लेता हूं और उसके बाद भी करूंगा। तो इस तरह से एक ईयर लॉन्ग प्लानिंग होना जरूरी है। ये बहुत से बच्चे करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। ईयर लॉन्ग प्लानिंग थोड़ी सी टफ लगती होगी आपको, पर डे प्लानिंग तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे हैं मुझसे मिलते हैं, सर मुझे ना एक कंपनी बनानी है और सर मुझे ना उस कंपनी का मालिक बनना है, सर मुझे सीईओ बनना है। सर बेटा किसी भी कंपनी के लोगों के मालिक बनने से पहले आप अपनी जिंदगी के मालिक बनो, उसका कंट्रोल लो। फर्स्ट बिकम सीईओ ऑफ योर ओन लाइफ। जब भी आप बेटा रोज सुबह उठते हो, सबसे पहला काम होना चाहिए सुबह उठते ही अपने लिए एक गोल कार्ड बनाने का। क्या है गोल कार्ड? कुछ नहीं है, थोड़ा मोटा वाला पेपर ले लेना, दफ्ती टाइप वाला, चार्ट पेपर टाइप का, छोटा सा ऐसे फाड़ कर रख लिया, इतना बड़ा गोल कार्ड। और बेटा इसमें आपने दिन भर की अपनी प्रायोरिटी लिख ली कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें मुझे आज दिन में करनी है, 4 5 6, ये 6 चीजें आज मेरी दिन भर में हो जानी चाहिए। क्या 6 चीजें हैं? कि आज फिजिक्स के चैप्टर 1 की डीपीपी लगा लूंगा, आज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का मैं ये क्वेश्चन सीरीज कर लूंगा, आज मैं मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 जो बैच में मेरा छूट गया है वो मैं देख लूंगा। इस तरह से अपनी 6 चीजें लिखी। और इसके साथ बेटा आपको लिखनी होगी समय की, टाइम की डेडलाइन, कि ये आखिरी टाइम है, अब तक हो जाना चाहिए, कि दोपहर के 2 PM तक मेरा फिजिक्स का ये डीपीपी खत्म हो जाए, चाहे मैं स्कूल में रहूं चाहे मैं घर में रहूं। डेडलाइन डिसाइडेड है कि भाई शाम के 4 PM तक, इससे पहले कि अर्जुना बैच की लाइव क्लास स्टार्ट हो, पिछली क्लास का रिवीजन मैं डन कर दूंगा। ये इसमें लिखाओ, टाइम के साथ लिखाओ कि रिवीजन हो जाना चाहिए। और कब तक हो जाना चाहिए? क्लास स्टार्ट होने के पहले। भाई 4 बजे 3:30 बजे जब भी क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास स्टार्ट होने के पहले पिछली क्लास मेरी पूरी रिवाइज हो। तो रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास, रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लास आपने यहां लिख दिया 4 PM, इससे पहले होगा। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा गोल कार्ड बनाने से? बेटा इससे ना आप ट्रैक कर पाओगे, और हर एक आधे घंटे में खुद से अपना गोल कार्ड निकाल के देखना, आपको बार बार अपनी जिम्मेदारियों का वो एहसास कराएगा। भाई हर टाइम तो हम यहाँ लाइव आएंगे नहीं वीडियो बनाने के लिए, माँ बाप भी बार बार टोकते हैं तो बुरा ही लगता है, लगेगा ही। पर अगर आप खुद से बनाया वो गोल कार्ड बार बार देखोगे तो आपको लगेगा ये मैंने ही सुबह लिखा था, मुझे इसे पूरा करना है शाम तक। और टाइम निकलता जाएगा, आप देखोगे 4 बज गया, अभी सुबह के 2 टास्क बाकी अब करना पड़ेगा। कई बार बेटा रात होते होते आप देखोगे कि 70-80% ही टास्क हो पाया है। ऐसे में डीमोटिवेट नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है कि मैंने ये कार्ड बनाया था तो 70-80% कर पाया, नहीं बनाता तो शायद मैं 20% भी नहीं कर पाता। सामने मेरे टास्क लिस्ट थी, तब मैं जाके 70-80% अचीव कर रहा हूं। रोज सुबह उठ के बेटा आपको एक गोल कार्ड बनाना है। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक सीईओ ऑफ टॉप कंपनीज, कि ये मेरी आज दिन की 5 प्रायोरिटी है, ये इसकी डेडलाइन है, अगर ये नहीं हो पाई तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और रोज बेटा नाइट में, ये आपने मॉर्निंग में बना लिया, सुबह उठते ही ये चीज आपने बना ली है, और रात में बेटा सोने से पहले नाइट में बेटा आप एक बार फिर से इसको रिव्यू करोगे। रिव्यू करके आप देखोगे क्या क्या फॉलो हुआ, क्या क्या फॉलो नहीं हुआ, क्या क्या पूरा नहीं हुआ। हाँ भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हो गया। अगले दिन फिर देखेंगे, अगले दिन फिर देखेंगे। ऐसे बेटा आप ट्रैक कर पाओगे अपनी तैयारी को। वरना एक हफ्ते बाद अगर कोई आपसे पूछेगा क्यों आप पढ़ाई नहीं कर पाए, क्या रह गया, आपको पता ही नहीं। एटलीस्ट यू विल बी नोइंग कि कहाँ कहाँ लैग होता है। इससे आप ट्रैक कर पाओगे कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कि ऐसा होता है भाई जो भी चीज़ मैं सोचता हूँ शाम को 7 से 8 करूँगा,
उस वक्त कोई ना कोई दोस्त मेरा होता है जो व्हाट्सएप पे मुझे बिजी करा देता है, तो 7 से 8 पे मोबाइल को एकदम दूर रखना है, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन। बेटा जितना आप ट्रैक करोगे ना खुद को, उतनी आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। जितना आप ट्रैक करोगे बेटा, जाहिर सी बात है बेटा, जितनी आपकी नीयत अच्छी होती जाएगी ना, उतना आपका काम बेहतर होता जाएगा। बहुत बेटा किसी भी चीज़ का आउटपुट हो जीवन में, किसी भी चीज़ का आउटपुट, एक फॉर्मूला आपको, बहुत सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ, किसी भी चीज़ का जीवन में आउटपुट आपको निकालना हो, किसी भी चीज़ का, तो बेटा आउटपुट ना जनरली क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला होता है तो 1 2 3 4 5 वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं कि भाई आउटपुट आपकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि दिन भर आपके अंदर कितनी एनर्जी थी, टाइम पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम था, कंटेंट पे डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या क्या कंटेंट था पढ़ने के लिए। बेटा मुझे लगता है ये कंटेंट वाला पार्ट तो सबके लिए बराबर है। आज के डेट में कोई बच्चा चाहे गांव में रहता हो या किसी मेट्रो सिटी में रहता हो, कोई बच्चे के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या किसी बस्ती के अंदर छोटा सा ठेला लगाते हो, सभी तरह का बच्चा आज फिजिक्स वाला के बैच से 4,000 4,500 रुपए में तैयारी शुरू कर देता है IIT या नीट की। तो बेटा ये कंटेंट वाला फैक्टर तो अब यहां से हटा सकते हैं कि अब ये तो एक वेरिएबल नहीं, ये तो एक कांस्टेंट है। इतनी फिजिक्स इतनी मैथ्स तो आती होगी, तो फिजिक्स वाला ने इस कंटेंट को तो कांस्टेंट कर दिया। 2019 में बेटा मेडिकल की तैयारी भारत में 15 लाख बच्चे करते थे, सिर्फ कहने, सिर्फ 2019 का डेटा है कि 15 लाख बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देते थे, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो तैयारी करते थे, पर कहने को उसमें से सिर्फ टॉप के 1.5 से 2 लाख बच्चे थे जो किसी भी कोचिंग जाके, ट्यूशन जाके पढ़ाई करते थे। बेटा 13 लाख बच्चे इस कंटेंट के अभाव में सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। क्यों? क्योंकि ये कंटेंट मिलता था महंगी महंगी कोचिंगों के बंद कमरों में। वहां उनको मिलते थे वो टॉप के मास्टर्स, वो टॉप का कंटेंट, वो टॉप के असाइनमेंट, वो टॉप की टेस्ट सीरीज, टेस्ट एनालिसिस, ये सब बेटा वंचित थे। 13 लाख बच्चे वंचित थे इन सबसे। सिर्फ टॉप के 1.5-2 लाख बच्चे होते थे जो अफोर्ड कर सकते थे, वो लेते थे। तब कंटेंट भी एक फैक्टर था। आज बेटा कंटेंट फैक्टर नहीं, आज कंटेंट यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। फिजिक्स वाला के बैचेस में फ्रीली अवेलेबल। फ्रीली क्या मतलब, ठीक है 4-4,500, मुझे पता है कई लोग के लिए 4-4,500 भी टफ होता है, तभी मैं कहता हूं यूट्यूब पे भी कंटेंट। तो ये तो बेटा कांस्टेंट हो गया ना, जो चीज सब तक पहुंच सकती है। अब बचा क्या बेटा, एनर्जी और टाइम। अब बेटा समय ना सबके पास लगभग बराबर है। किसी के पास ऐसा है स्कूल जा रहे हैं, कोई स्कूल नहीं जा रहा, मैं उसकी भी बात करूंगा आगे, स्कूल अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग की। एनर्जी बेटा आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी कितनी एनर्जी, वो भी मुझे लगता है क्योंकि अभी आप यंग एज में हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत बुढ़े हो गए हैं, 70-80 साल के हैं, किसी को दिल की बीमारी है, किसी कोई और बीमारी है, तो सबकी एनर्जी अलग अलग है। नहीं, अभी आपकी लगभग एनर्जी भी सेम है, तो यहां से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आउटपुट डिपेंड करता है बेटा किस चीज पे, आउटपुट अब डिपेंड करता है इस कांस्टेंट के पे। ये कौन हो बेटा, ये आपको और आपका इंटेंट है, ये आपका इंटेंट है बेटा। आपका इंटेंट जितना ज्यादा होगा आउटपुट उतना ज्यादा, और आपका इंटेंट जितना नेगेटिव होगा आउटपुट उतना नेगेटिव भी होगा। बहुत सिंपल फिजिक्स समझा रहा हूं। कंटेंट बेटा सबके पास बराबर है। अर्जुना बैच जितना बच्चा पढ़ता है भाई, 1.5 लाख बच्चा पढ़ता है, सेलेक्ट तो सारा नहीं होता। सबके पास वही मास्टर्स, वही IIT मेंस, एडवांस कंटेंट, वही नीट के सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी टेस्ट सीरीज, उसका एनालिसिस। बेटा इतना कंटेंट कहीं नहीं मिल रहा है, सारा कंटेंट है बैच के अंदर, फिर भी सारा बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। एनर्जी भी लगभग सबकी बराबर है, सब यंग उम्र के बच्चे हैं। समय भाई कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कुछ नहीं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी बहुत सेलेक्ट होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं रेगुलर स्कूल वाले सेलेक्ट होते हैं। डिपेंड करता है बेटा ये कांस्टेंट आपका इंटेंट। और बेटा आपका इंटेंट ये भी समझ लो, जितना नेगेटिव होगा, जितने ज्यादा आप काम चोरी करोगे, आउटपुट बेटा उतना नेगेटिव भी आने लगेगा। आउटपुट आप समझ रहे हो ना, सिलेक्शन होना ना होना और जीवन का फ्यूचर भी। तो इस पे डिपेंड करेगी बेटा पूरी कहानी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, आप कैसे दिन में 7 घंटे पढ़ सकते हो स्कूल जाते हैं के साथ साथ। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हम स्कूल जाते हैं, हम कैसे 7 घंटे पढ़ें। कई बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो कहते हैं सर हम कैसे दिन भर में 10 से 12 घंटे पढ़ें। मैं दोनों तरह के बच्चों को बताता हूं। सबसे पहले वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कैसे पढ़ें। पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि स्कूल की अटेंडेंस आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 75 से 80%, कहीं 75% मिनिमम क्राइटेरिया, कहीं 80% होता है। बेटा हफ्ते में दिन होते हैं 7 डेज इन अ वीक। तो पहली मेरी आपसे बहुत स्ट्रांग रिक्वेस्ट है कि आपको मिनिमम अटेंडेंस कितनी मेंटेन करनी है। आपको बेटा मिनिमम
अटेंडेंस मेंटेन करनी है 75 से 80% के आसपास, कई जगह 75, कई जगह 80 होती है। हफ्ते में बेटा आपके पास 7 डेज होते हैं, 7 डेज इन वीक। इसमें से बेटा एक संडे तो आपको मिलता ही है, तो 1 तो संडे आपके पास है ही। बेटा एक आपको ना हॉलीडे करनी पड़ेगी खुद की। ऐसे क्या हो गया, अब आपके पास 2 दिन हो गए नॉन अटेंडिंग वाले। अब आप कहोगे सर इससे परसेंटेज तो नहीं डाउन हो जाएगा अटेंडेंस का? नहीं बेटा, अभी भी आप हफ्ते में कितने दिन स्कूल जा रहे हो? 6 में से 5 दिन अभी भी आप स्कूल जा रहे हो। 5 आउट ऑफ 6 डेज अभी भी आप स्कूल जा रहे हो। तो बेटा अभी भी आपकी अटेंडेंस कितनी हो गई? 5 आउट ऑफ 6 कितना परसेंट हो गया? निकाल लो। 5 आउट ऑफ 6, 56 8 48, 20 कितना हो गया? 83% से ऊपर। अभी भी बेटा आपकी 83% अटेंडेंस है, तो आप एलिजिबल हो बेटा अभी सारी चीज़ों के लिए। 83% अटेंडेंस अभी भी आपकी बन रही है। तो आपको हफ्ते में बेटा प्लान करके एक दिन का तो छुट्टी मारना ही है, वो टाइम वेस्ट नहीं होने देना है। अब भाई जिसके स्कूल में वो चीज़ें हो रही है जो उसके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप जाओ। जो बच्चे कहते हैं मेरे स्कूल में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं उसके लिए, ऐसा ना हो स्कूल वाले सरकार ये वीडियो देख ले बोले कि अलग पांडे कह रहा है कि स्कूल छोड़ दो भाई, स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोचिंग संस्था का एग्जिस्टेंस ही गलत है। इट्स अ चैलेंज ऑन सोसाइटी। हमारे जैसे कोचिंग संस्था को नहीं होना चाहिए था। आइडियली स्कूल्स इतने अच्छे होने चाहिए। खैर एनीवेज, ये बहुत लंबा चर्चा होगा, इसको छोड़ते हैं। तो बेटा अगर आप स्कूल्स जा रहे हैं और आपका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं होती है, तो एक छुट्टी मारेंगे तो भी 83% बहुत हैवी अटेंडेंस है कि ऑल्टरनेट वीक में, किसी वीक में 2 छुट्टी, किसी वीक में 1 छुट्टी भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से भी आपकी अटेंडेंस 75% मेंटेन रहेगी। मैं ये भी बताता हूँ, अगर आप एक वीक में 1 हॉलीडे लेते हो और नेक्स्ट वीक में आप 2 हॉलीडे लेते हो, अगर बेटा आप ये खेल खेल जाते हो, एक वीक में 1 हॉलीडे, नेक्स्ट वीक में 2 हॉलीडे, तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 2-2 वाले 4 हो गए और 1-1 वाले भी 2, तो कितनी टोटल कितनी हो गई? टोटल हॉलीडे इन मंथ, टोटल हॉलीडे इन मंथ बेटा कितना हो गया आपका? 1 और 2, 2 4 और 6 हो गया बेटा, 6 हॉलीडे। तो कहीं 6 कर लो, कहीं 5 कर लो, इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा बेटा आपको। थोड़ी सी मैथ्स करनी होगी कि कोशिश करो 5-6 हॉलीडे मार दें और परसेंटेज को मेंटेन रखें। जिस दिन बेटा आप स्कूल नहीं जाते हो ना, आपको एडेड कम से कम 4 आवर्स मिलते हैं, कम से कम 4 आवर्स। जिस दिन आप स्कूल नहीं गए ना, ये जो हॉलीडे हुआ, इस दिन भाई आप एडिशनल 4 घंटे पढ़ सकते हो मिनिमम, इससे ज़्यादा भी। एडिशनल 4 आवर्स, 5 आवर्स आपके पास मिनिमम होते हैं पढ़ाई करने के। फिर भी पहले मैं बात करता हूं जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो कैसे चीज़ों को मैनेज करें। तो बेटा अगर स्कूल में देखूं तो किसी का स्कूल सुबह 7 से 2 बजे तक है, किसी का स्कूल 8 से 3 बजे तक है, वॉट एवर इट इज़। तो मैं मान लेता हूं कि 9 घंटे तो स्कूल में जाते हैं। कैसे 9 घंटे माने? 6 घंटे आपके स्कूल के हो गए, 1 घंटे आना, 1 घंटे जाना, 1 घंटे पहले उठना, सब जोड़ जाड़ के। तो मैं मान लेता हूं कि आप सुबह 6 AM उठे और 3 PM आप वापस घर लौटे, और ये सारा समय स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना आना, सब में आपके 9 आवर चले गए। इसके बाद मैं आपसे खुद कह रहा हूं कि कम से कम आप 7 आवर सोइए। 7 आवर आप सो गए। बेटा अभी भी रिमेनिंग कितना टाइम है आपके पास जीवन में? अभी भी रिमेनिंग कितना टाइम है आपके पास एक दिन में? मान लेते हैं 9 घंटे स्कूल में बीत गए, स्कूल के लिए तैयार होना, स्कूल जाना आना, स्कूल में पढ़ाई करना, 7 घंटे सो गए, 9 7 16। बेटा अभी भी आपके पास रिमेनिंग 8 आवर है। अब इस 8 घंटे में से बेटा आपको 7 घंटे टारगेट करना है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और ये कितने दिन करना है बेटा आपको? ये शेड्यूल आपको 5 डेज फॉलो करना है। 5 डेज क्यों? क्योंकि एक तो संडे होगा, उस दिन एडवांटेज उठाएंगे, और एक अपन छुट्टी लेंगे, उस दिन एडवांटेज उठाएंगे। अब इन 5 डेज में आपको 8 आवर्स आपके पास बचे और 7 घंटे पढ़ने हैं। तो भाई क्या करेंगे? 7 घंटे हम कैसे बनाएंगे? 2 + 2 + 2 + 1, हम ऐसे बनाएंगे अपने 7 घंटे। 2 2 2 और 1। अब बेटा यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये 1 बेटा आपका स्कूल आवर्स के अंदर होना चाहिए। कैसे करेंगे भाई? स्कूल के अंदर बैठ गए, अपनी डीपीपी सॉल्व कर ली। अब आप बोलोगे सर स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो डीपीपी का प्रिंट लेके जाओ, डीपीपी क्वेश्चन नोट करके जाओ। स्कूल में 1 घंटे बैठ के आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, या नोट्स लेके गए, पिछली क्लास का रिवीजन कर लिया, लास्ट क्लास रिवीजन कर लिया। तो 1 घंटे तो आपके स्कूल में निकालने हो। कब निकालने होंगे बेटा? आप पीछे की सीट पे बैठ जाओ। अगर आपकी मतलब की पढ़ाई नहीं हो रही है क्लास में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बैठ के आप पिछली क्लास का रिवीजन स्कूल में आप खत्म करें। सर बहुत डिफिकल्ट चीज़ें बता रहे हो। तो बेटा कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं? 1.5%, 1%।
ये सिलेक्शन है बेटा बच्चों का। फाइनली जाके IIT ले लो या नीट ले लो, 1.5% से ज्यादा सिलेक्शन नहीं है बेटा। तो अगर 100 में से 1 या 2 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोसेस होगा वो बहुत केक वॉक तो होगा नहीं, बहुत आसान तो नहीं। ये सारे नियम कानून जो फॉलो करे और लास्ट में उसका पेपर वाले दिन किस्मत भी ठीक हो, भगवान भी साथ दे, वो जाके बेटा सेलेक्ट होता है। तो ये तो है बेटा, ये तो सच्चाई है। पर आपके लिए कमाल की बात यह है कि ये सारे रूल्स डिकोड हो गए हैं, आपके पास फॉर्मूला है। कितने बच्चों के पास ये फॉर्मूला ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या करना है। तो बेटा एक क्लास आपने यहाँ पे कर ली, इसके बाद मानता हूँ आप 3 बजे घर आए। भाई अपने अपने हिसाब से टाइम ले लेना, मैंने 9 घंटे लिया है, आपका हो सकता हो 3 की जगह 4 बजे हो या 2 बजे हो। 3 PM आए, अब बेटा आपको 6 आवर और पढ़ने हैं, 6 आवर आपको और पढ़ने हैं, और आपके पास बच्चे कितने हैं 8 आवर। तो बेटा आपको इसको 3 में डिवाइड कर देना है। तो 3 में डिवाइड करते हैं, 3 PM से पहले ले लेता हूँ 6 PM, फिर 6 PM से 9 PM, फिर उसके बाद 9 PM से ले लेंगे 11 PM, क्योंकि 11 बजे अपन सो गए हैं और सुबह अपने को 6 बजे उठना है। 7 घंटे की नींद, देख रहे हो। तो मैंने इस 6 घंटे के लिए इसको 3 स्लॉट में डिवाइड किया अपने बचे हुए दिन को। अब 3 से 6 कितना समय है बेटा आपके पास, 3 आवर्स। पढ़ेंगे कितना हम 2, तो 2 आवर आउट ऑफ 3 पढ़ लिया यहाँ पे। फिर 6 से 9 कितना समय है, 3 आवर्स। कितना पढ़ेंगे बेटा फिर से, 2 आवर आउट ऑफ 3, यहाँ पे भी पढ़ लिया। फिर 9 से 11 कितना समय है इस बार, 2, इस बार पूरा 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 2 आवर आउट ऑफ 2। अब मुझे पता है इन सब में आपको अपना खाना पीना सब मैनेज करना पड़ेगा। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो आपके शेड्यूल में सोशल मीडिया के लिए, दोस्ती यारी के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत जगह है। अगर बेटा आपके सपने छोटे हैं, अगर आपका एम छोटा है, अगर आपका एम बड़ा है तो कोई जगह नहीं। इतना रिगरस शेड्यूल फॉलो करने के बाद 2, 2, 4, 2, 6 और एक साथ, तब जाके बेटा आप 7 आवर स्टडी कर पाओगे। और वो सोचो कितने बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, नॉन अटेंडिंग है, वो तो बहुत खतरनाक पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते ना, वो भी समय वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि बहुत से बच्चे नॉन अटेंडिंग है वैसे ज़्यादा। अगर आप 7 घंटे बेटा पढ़ ले जा रहे हो हफ्ते में 5 दिन, आप काफ़ी क्लोज हो अपने सिलेक्शन। इस अप्रोच से, राइट अप्रोच से अगर अपना आप टाइम डिवाइड कर रहे हो, आप काफ़ी क्लोज हो। तो ये उन दिनों की बात जिन दिन आप स्कूल जाओगे, हफ्ते में 5 दिन। बहुत से बच्चे एक भी दिन स्कूल नहीं जाते, नॉन अटेंडिंग स्कूल कर लेते हैं, ओपन स्कूलिंग चले जाते हैं, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसा मैनेज कर लेंगे, हफ्ते में 4 ही दिन स्कूल गए, 5 दिन गए। अब आते हैं जिस दिन आप स्कूल नहीं गए, भाई जिस दिन गए उस दिन ये शेड्यूल हम फॉलो करेंगे। अब जिस दिन आप स्कूल नहीं गए बेटा, उस दिन आपको 12 घंटे टारगेट करना है। स्टडी 12 आवर अ डे। ये कितने दिन हो सकता है, 2 डेज अ वीक। 2 डेज अ वीक बेटा आपको ये टारगेट करना है। अब जो बच्चे ओपन स्कूलिंग के हैं वो बेटा क्या करेंगे, वो तो हर दिन इसको टारगेट कर सकते हैं। उनको मैं बोलूंगा कि आप कोशिश करो 10 आवर में इसको लिमिट करें। 12 आवर डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ये बच्चे क्योंकि पैनिक में है, मजबूरी में है, इनके पास समय कम है जो स्कूल जाते हैं, तो इनको टारगेट करना होगा 12 घंटे दिन भर में। ये भी बेटा बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको इसमें भी सोने का समय निकालना है। तो स्लीप आपकी कितनी होगी, मैं कहता हूं अब 8 घंटे सो लो, क्योंकि पहले 5 दिन आप क्या बेचारे 7-7 घंटे सोए हो, थके भी हो, परेशान भी हो, तो नींद में 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लो, फायदा करेगा थोड़ा 1 घंटे तक से। अभी भी बेटा आपके पास रिमेनिंग टाइम कितना है, अभी भी टाइम रिमेनिंग कितना है, दिन में होते हैं आपके पास 24 घंटे, आप 8 घंटे सो लिए बेटा, अभी भी रिमेनिंग टाइम आपके पास 16 आवर बचा है। आपको बेटा कितना पढ़ना है, 12 आवर पढ़ना है। तो 12 आवर अपन कैसे बनेगा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12, 3 में डिवाइड कर ले, इजी हो जाएगा। तो 12 आवर को मैं डिवाइड कर देता हूं कि मुझे 12 आवर पढ़ना है, मतलब 3 + 3 + 3 + 3, तो मेरे पास 4 स्लॉट होने चाहिए। तो 16 घंटे को 4 स्लॉट में डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं बेटा आप सुबह उठते हैं, यू वेक अप एट 8 AM। कोई बेटा हो सकता हो बच्चा 6 बजे उठे, कोई हो सकता हो 10 बजे उठे, अपने हिसाब से अपना बना लेना। 8 घंटे सो रहे हैं। ये जो बच्चा है रात को 12 बजे सोया है, सुबह 8 बजे उठ गया है। अब इसके पास दिन भर में 16 घंटे हैं, जिसमें 12 घंटे पढ़ाई करने हैं। तो अब मैं इस 16 घंटे को बेटा 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर देता हूँ। इस 16 घंटे को 4 स्लॉट्स में मैं डिवाइड करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। 8 बजे उठा है मान रहे हैं, तो एक हो गया 8 AM से इसका 12 PM पहला स्लॉट, दूसरा हो गया 12 PM से 4 PM का स्लॉट, तीसरा हो गया 4 PM से 8 PM का स्लॉट, और चौथा हो जाएगा बेटा 8 PM से रात वाला 12 AM का स्लॉट। ये स्लॉट्स हो गए सारे।
अब ये 4-4 घंटे के स्लॉट हैं और आपको हर बार 3-3 घंटे पढ़ने हैं। यहाँ आपके पास 4 आवर्स हैं, आपको कितना पढ़ना है? 3 आवर आउट ऑफ 4। यहाँ भी बेटा सेम 3 आवर आउट ऑफ 4। इस तरह से करते करते आप 4 स्लॉट में 3-3 घंटे की पढ़ाई कर सकते हो और इफेक्टिवली यहाँ से 12 घंटे निकाल सकते हो। देखो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं मान रहा हूँ, तो हो सकता हो 12 ना हो 10 घंटे हो जाए, फिर भी एडवांटेज है। पर हफ्ते में अगर 2 दिन भी आप ये कर ले गए तो आपके पास एडेड एडवांटेज हो गया बेटा। कितना मैंने बोला था? मिनिमम 4 से 5 घंटा दिख रहा है आपको, 10 घंटे 11 घंटे, एक दिन 10 पढ़ लिए, एक दिन 11 पढ़ लिए, तो 3-4 घंटे एक्स्ट्रा आप पढ़ पाए। तो ये तो बेटा आपको फॉलो करना होगा। जो लोग स्कूल नहीं जा रहे वो टारगेट करें नॉन अटेंडिंग के अंदर कि इस 12 आवर की जगह वो 10 आवर का टाइम ले लें। 10 आवर में क्या करना होगा बेटा? यहीं पे आपको 2-2 घंटे पढ़ने होंगे, 4-4 घंटे में, ऐसे डिवाइड करना होगा। इसके बाद बेटा आते हैं नोट्स पे। नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से बच्चे अब ये कहते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि अर्जुना बैच में अपने आप प्रिंटेड नोट्स मिल जाते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर प्रिंटेड नोट मतलब पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, कि सर हम तो अर्जुना बैच में हैं, हमें तो टीचर के पूरे पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, हम क्यों नोट्स बनाएं, हम तो भाई क्लास आराम से देखेंगे। बेटा आप पढ़ाई करने आए हो, मूवी देखने नहीं आए हो। मूवी नहीं चल रही कि आप बैठे हो आराम से और टीचर पढ़ा रहा है। आपको कलम घिसनी पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेगा बेटा, नोट्स बनाने पड़ेंगे आप। और नोट्स के अंदर बेटा सेल्फ अपने नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। हैंड रिटन खुद के नोट्स बनाएं बेटा, हैंड रिटन सेल्फ नोट्स। आप अपने नोट्स लेक्चर के दौरान जरूर बनाएं। नोट्स बेटा हमेशा अपने होने चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं सर नोट्स तो मैं कॉपी कर लूँगा, मुझे ऑनलाइन में अर्जुना बैच के अंदर पीडीएफ मिल जाता है नोट्स का, मैं अपने दोस्त का ले लूँगा। बेटा दोस्त के नोट्स और दोस्त की गर्लफ्रेंड सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, मिलती कभी नहीं है, समझ में कभी नहीं आती। ऐसे नोट्स बनाओ कि आपको खुद समझ में आ जाए, ठीक है? दूसरे के नोट्स समझ में आने वाले नहीं है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि कई बच्चे कहते हैं कि सर एक बार पहले नोट्स को मैं रफ बनाऊंगा फिर उसको फेयर कर लूंगा, पहले एक बार रफली बनाएंगे फिर क्लास के बाद उसको फेयर करेंगे। कई बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में करते हैं कि हम यहाँ रफ नोट्स बनाएंगे, घर जाके फेयर करेंगे। बेटा आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। आईटी के एग्जाम में आपकी हैंड राइटिंग के नंबर नहीं मिलते थैंकफुली, ना ही नीट के एग्जाम में। तो आपके पिताजी चाहे आपको कितना डांटें कि कचरे जैसी राइटिंग है, कूड़े जैसा लिखता है, तुम्हारे अक्षर एकदम गंदे लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपका आईआईटी नीट का एग्जाम तब भी निकल सकता है, आप डॉक्टर बन सकते हो, आईआईटी बन सकते हो। तो जितने भी लोगों की गंदी बुरी हैंड राइटिंग है हम सब जीत सकते हैं। मैं भी आपके साथ हूँ, बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, मैं बहुत क्रिटिसाइज होता था, पुराने वीडियोस आप मेरे देख लीजिएगा, बहुत गंदा लिखता था। तो बेटा रफ को वापस फेयर करना ये सब नहीं करना है, सिर्फ ऐसे नोट्स बनाने हैं जो आपको खुद समझ में आ जाए। कई बच्चे कहते हैं कि हम पेपर बचाएंगे, ज़्यादा पेपर नहीं वेस्ट करेंगे, एक ही पेज में घुसा घुसा के चिपका के लिखेंगे। नहीं बेटा, स्पेस दे के लिखिए ताकि आपका वापस रिवाइज करने का मन हो, अपने नोट्स पढ़ने का मन हो। वरना एक पेज आपने खोला पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एकदम दबा दबा के लिखे हुए हैं, डर लगेगा भाई पेज पढ़ने। अगर पेज अच्छे से लिखा होगा, खुला खुला होगा, जगह होगी, हैंडराइटिंग अच्छी हो या गंदी उससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेस तो आप दे ही सकते हो ना। कंजूसी तो भाई आपके यहाँ है, छोड़ दो। तो सेफ पेपर बाद में कर लेंगे, एनवायरमेंट के लिए कुछ बना लेंगे, पर जगह छोड़ छोड़ के बेटा आप आराम से लिखिए ताकि रिवाइज करते वक्त प्रेशर ना बने। नेक्स्ट और लास्ट बेटा जो चीज़ बच्चे सबसे ज़्यादा मिस कर जाते हैं वो होती है रिवीजन। नीट की तैयारी के अंदर, आईआईटी मेंस की तैयारी के अंदर, एडवांस के अंदर बच्चे पढ़ते तो बहुत है, अर्जुना में पढ़ लिए, लक्ष्य में भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिया, सब नोट्स बना लिया, 2-2 घंटे की क्लास सब कर लिया, पर इन दी एंड बेटा रिवाइज ही नहीं किया। एग्जाम में आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रहती है, ये बात मेरी याद रखना, और ये बात आप मेरी एग्री करोगे जिस दिन पेपर दोगे 11th का या आईआईटी का या नीट का। एग्जाम में हमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रहती है। पहली वो जो हमने कम से कम 4 बार रिवाइज की हो, कम से कम। दूसरी वो जो हमने एग्जाम से 1 रात पहले या 2 दिन पहले पढ़ा। बाकी बेटा अगर आपने कोई चीज़ अप्रैल के महीने में खूब अच्छे से पढ़ी है, उस पर 200 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उस टॉपिक के, और आपने अगर उसको 1 या 2 बार रिवाइज किया है साल भर में और एग्जाम के पास रिवाइज नहीं कर पाए, बेटा आप नहीं कर पाओगे उसका क्वेश्चन। और आप अंदर से फ्रस्ट्रेट होगे कि मैंने यार जब क्लास स्टार्ट हुई थी, जब मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन किया था, तब तो मैंने इसके यार 200 क्वेश्चन लगाए थे यार, इसके कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन, एचसी वर्मा सर की किताब के सॉल्व किए थे, डीपीपी की थी, असाइनमेंट भी कर लिया था, नोट्स भी पढ़ा था, पर अब एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपने बेटा रिवाइज नहीं किया। तो हमेशा याद रखना बेटा कि आपको रिवीजन करना होगा कम से कम 4 से 5 बार हर चीज़ का। सबसे पहला रिवीजन बेटा आपका प्री क्लास होना चाहिए। जब भी आप आज की अर्जुना बैच में बैठे भैया कि आज क्या पढ़ाएंगे सर, आज फिजिक्स में क्या क्लास चलेगी, अच्छा आज केमिस्ट्री में क्लास, इसके पहले आपका प्रीवियस क्लास रिवीजन होना चाहिए। देखो ये इतना टफ नहीं है अगर आप रोज करोगे।
जब दिक्कत होती है, जब आप इसको टालते हो, रिवीजन टाल रहे हैं और क्लास के 10 मिनट पहले भी पिछले क्लास के और क्वेश्चंस लगा रहे हैं कि और क्वेश्चंस लगा लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपके पास बेटा जीवन में ऑप्शन है कि इस टॉपिक के 5 नए क्वेश्चन लगा लूं या इसके एग्जिस्टिंग नोट्स को रिवाइज कर लूं, हर बार बेटा नोट्स रिवीजन को चूज करना जब तक दिमाग में अच्छे से पूरे नोट्स फिट ना हो जाए। जितने भी एवरेज बच्चे हैं मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है मैं नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं या पुराने, पहले रिवाइज कर लो बेटा। एडिशनल 5 क्वेश्चन के चक्कर में अगर रिवीजन सैक्रिफाइस हो रहा है तो गलत कॉल है। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि आप अभी मैं स्कूल से आया हूं, क्लास के पहले ना कुछ 4 क्वेश्चन और लगा लेता हूं एक्स्ट्रा, एक किताब और बना लेता हूं। जरूरत ही नहीं है। जितना अर्जुना बैच के अंदर पढ़ाया जाएगा, जितना लक्ष्य के अंदर पढ़ाया जाएगा, नोट्स कर लिया, डीपीपी कर लिया, सफिशिएंट। और समय है, मॉड्यूल लगा लिया, डन। सर मॉड्यूल के लिए टाइम, कोई बात नहीं, मॉड्यूल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, आप रिवाइज करो नोट्स को 4 से 5 बार। तो प्रीवियस क्लास रिवीजन करना है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो टारगेट लें कि स्कूल में ही हम रिवाइज कर लेंगे प्रीवियस क्लास के नोट्स। बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक क्लास का रिवीजन 10 से 15 मिनट लेगा बेटा, एक क्लास का। तो तीनों क्लास मिला के 1 घंटे भी नहीं हो रहा बेटा आपका। रोज करनी है ये चीज़। दूसरी बात है वीकली या 10 डे रिवीजन, इसको बोलते हैं ब्लाइंड रिवीजन। अब ब्लाइंड रिवीजन क्या है बेटा, रोज आप प्री क्लास रिवाइज कर रहे हो। अब 1 हफ्ते बाद 7 दिन पहले की क्लास का कुछ याद ही नहीं रहेगा, कैसे करें? तो जल्दी से उसको रिवाइज किया, कि जितना रिवीजन किया था उसको रिवाइज किया, अभी तक जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से रिवाइज किया। और ये ब्लाइंड रिवीजन, ब्लाइंड रिवीजन क्या होता है बेटा, ऐसे नहीं रिवाइज करना है। कॉपी खोला, ऐसे हाथ रखा, खुद से सोचते गए, अच्छा ये अच्छा ठीक है, टॉपिक सबसे पहला क्या पढ़ाया था सर ने, अच्छा काइनेमेटिक्स, अच्छा मोशन इन 1D, अच्छा ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का फॉर्मूला S = UT, अच्छा यहाँ पे G नेगेटिव लेते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है, अच्छा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, SN = U + A/2। ऐसे हाथ रख कैसे करना है, ऐसे नहीं कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, अच्छा इसका ये फॉर्मूला होता है, अच्छा ये वाले क्वेश्चन में तो ये वाला कॉन्सेप्ट, इसका ये शॉर्टकट नहीं बेटा। ऐसे हाथ रख के क्वेश्चन पढ़ा, खुद से सोच रहे, दिमाग को प्रेशर डालना है, सोचना है कैसे हुआ था। थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर बेटा ये अगर आप करने लग गए तो आपका दिमाग बेटा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। आप इजी रास्ते देखते हो रिवीजन का, ऐसे पढ़ के नहीं बेटा, रिवीजन ऐसे होता है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इसमें कैसे किया था, ये कैसे होगा, इसमें R की वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें क्या होगा यार इसमें डिस्प्लेसमेंट लगेगा कि डिस्टेंस दिया है, क्या है ये, डिफ्रेंशिएट करें ना, बस इतना अलाउड है, बीच बीच में चिकन। जब ये रिवीजन बेटा एक बार आपका कंप्लीट हो जाए 7 से 10 दिन बाद वाला, मतलब 7 दिन की सारी चीजें, तब बेटा आपको बनाने होंगे शॉर्ट नोट्स। बेटा शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको क्या करना है, जितना भी बेटा आपने 1 हफ्ते में पढ़ा है या 1 चैप्टर आपका हो गया है, 7 से 10 दिन में आपका 1 चैप्टर जनरली खत्म हो जाएगा अर्जुना बैच के अंदर। 1 चैप्टर खत्म हो गया है, अब आप बेटा इसको 5% रूल में लेके आओ। 5% रूल मतलब जितना भी पढ़ा उसमें से सारी चीजों को, जैसे मान लेते हैं 1 चैप्टर आपका, लेटेस्ट से मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, 1 चैप्टर आपका मान लेते हो 20 पेज ले आपकी कॉपी के। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्विंग को मत इन्वॉल्व कर लेना, थ्योरी का देखिए, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, 20 पेज। तो बेटा इस 20 पेज को हमें 1 पेज में समराइज करना है। सर 40 पेज लग गए, 40 लग गए, तो बेटा 2 पेज में समराइज करना है, और ये बनेंगे आपके शॉर्ट नोट्स। तो मान लेते हैं आपका कोई टॉपिक है जो कि 60 पेज में खत्म हुआ है, 60 पेज टॉपिक, तो कोशिश करेंगे बेटा इसको हम 2 से 3 पेज के अंदर समराइज करके शॉर्ट नोट्स बना लें। ये किस लिए, अगले रिवीजन के लिए। सबसे पहला रिवीजन हमने प्री क्लास किया, अगला रिवीजन हमने 7 से 10 दिन बाद जितना पढ़ाया गया है उन सब चीजों को पढ़ लिया, पिछले 7-10 दिन वाला ब्लाइंड रिवीजन किया, और उसी के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। पूरा याद हो गया भाई, अच्छा ठीक है इतना था, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में ये चीजें थी, ब्लाइंड रिवीजन रेडी हो गया, अब शॉर्ट नोट्स बना। अब अगला रिवीजन यहां से शॉर्ट नोट्स से स्टार्ट होगा, और जब शॉर्ट नोट से स्टार्ट होगा बेटा तो बहुत कम बार चांस होंगे कि आप ये वापस पढ़ रहे हो। अब जब भी आपका टेस्ट आता है भाई, अर्जुना बैच के अंदर आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, और टेस्ट बहुत जरूरी होता है बेटा, आपको सच्चाई बताता है। तो टेस्ट से पहले आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के जा रहे हो सीधा टेस्ट में। अब शॉर्ट नोट्स पढ़ते वक्त आपको पॉइंट नंबर 5 पे लगा कि यार ये जगलर, ये बॉल वाला क्वेश्चन ना ये नहीं हो पाता है मुझसे, तब गए वापस नोट्स पे, एक पर्टिकुलर चीज को देख लिया। इस तरह से भाई आप करोगे। मेरे पास अपनी लाइफ का, टीचिंग का और एक इतनी बड़ी संस्था चलाने का जिसमें 15,000 लोग काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, सिस्टमैटिक वे में खुद को ऑर्गेनाइज रखता हूँ, वो मैंने आपको बताया। बेटा अगर आप अपने जीवन में खाली जगह छोड़ोगे और सोचोगे कि कल सुबह उठ के डिसाइड करेंगे कि मैं क्या करूँगा, तो आप डिसीजन नहीं लोगे, आपके आसपास के लोग डिसाइड करेंगे कि आप क्या करोगे।